नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज़। आज हमारे स्टूडियो में आए हैं आनंद अग्निहोत्री जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आनंद जी लखीमपुर की ऐसी प्रतिभा हैं जो राष्ट्रीय स्तर पे ख्याति जिनकी है। तो आइए सीधे सीधे चलते हैं हम आनंद सर के पास। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सर, अपने प्रारंभिक जीवन के विषय में हमारे दर्शकों को बताएं। एक सामान्य से परिवार से मैं बिलोंग करता हूं। प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई, जो लखीमपुर जनपद के ही मोहम्मदी ब्लॉक के अंतर्गत आता है। उसके बाद जूनियर हाई स्कूल करने के बाद जब हम लखीमपुर आए, यहाँ आने के बाद मुझे संगीत का शौक लगा। हाई स्कूल किया, इंटर किया। इंटर के बाद जब ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे थे, उसी समय संगीत का शौक लगा। और तब से लेकर यानी सन 82-83 से लेकर के आज तक वो शौक मेरा जारी है और मैं आज भी विद्यार्थी ही हूँ। तो आप सुन रहे थे, सर को संगीत का शौक लगा। सर, इस शौक के पीछे कोई टर्निंग पॉइंट जहाँ पे आपका दिमाग इस शौक पे मूव हुआ हो, सर उन प्रेरणादायी क्षणों को हमारे दर्शकों से साझा कीजिए। बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। मोहम्मदी के एक कार्यक्रम में मैं पार्टिसिपेंट नहीं था, मैं श्रोता के रूप में बैठा हुआ था। और उस समय पर एक फिल्मी गीत, मेरा बाबू छैल छबीला मैं तो नाचूंगी, ये बहुत सुप्रसिद्ध हुआ करता था। उस गीत में का जो रिदम है, उस रिदम में एक ताल का या टुकड़े का प्रयोग किया गया। उस टुकड़े को सुन करके बजाने वाले ने जब उस टुकड़े को बजाया तो मेरा दिमाग ऐसा लगा कि चारों तरफ अंधेरा हो गया है, सिर्फ एक आवाज उसी टुकड़े की आ रही थी, मेरा बाबू चल चबीला मैं तो नाचूंगी। तबले का वो बोल था। बस वहां से मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। एक ही जीवन का लक्ष्य बन गया कि मैं सब कुछ त्यागने पर राजी हो गया। कालांतर में यहाँ तक स्थिति आई। उस समय संगीत को बहुत अच्छा नहीं माना जाता था। आज और तब में बहुत बड़ा अंतर है। आज संगीत को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन उस समय पर कम से कम हम लोगों के समाज में बहुत अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता था। नौबत यहाँ तक आई कि मुझे घर छोड़ना पड़ा और मैं घर से भाग गया। भागने के बाद एक बड़े अच्छे उस्ताद थे मिश्रिक में, उनके सानिध्य में करीब 70 दिन रहे। वहाँ से चूंकि घर की कुछ ऐसी स्थितियां थी, कुछ पारिवारिक दायित्व थे, पिताजी ने मुझे वापस वहां से लाया और एक शर्त रखी कि 10 बजे के बाद घर पे नहीं आओगे। हमने उस शर्त को सहर्ष स्वीकार किया। उस दरमियान रात भर के कार्यक्रम जो आजकल जागरण होते हैं, वो जागरण के कार्यक्रम नहीं होते थे, रात भर के कार्यक्रम नहीं होते थे। 100 कार्यक्रमों में 95 कार्यक्रम ऐसे होते थे जो 12 से 1 बजे तक समाप्त हो जाते थे। बैठकी कार्यक्रम होते थे, बड़े बड़े मंच नहीं सजा करते थे। जब 12 बजे किसी कार्यक्रम में छूटते थे तो गर्मी के सीजन में रेलवे स्टेशन की बेंच, और जाड़े के सीजन में किसी होटल वाले की जलती हुई भट्ठी के सहारे रात काटना और फिर सुबह घर पर आना। ये क्रम वर्षों तक चला। धीरे धीरे कला में थोड़ा सा उन्नति हुई। जब अच्छे सम्मानित समाज में बैठकर मैं बजाने लगा, एक एसपी साहब यहाँ पर आए थे, उनके यहाँ की बैठक के कार्यक्रम में जब मुझे लेने के लिए उनकी गाड़ी आने लगी, तब पिताजी का थोड़ा सा मूड बदला। फिर उसके बाद से धीरे धीरे स्थितियाँ सामान्य होती चली गई। पिताजी को लगने लगा कि हमारा लड़का जो कर रहा है वो सम्मानित कार्य कर रहा है। फिर धीरे धीरे स्थितियाँ सामान्य हुई। समय और गुजरा। सन 93-94 में सूचना विभाग में जनपद स्तर पर एक ऑडिशन का आयोजन किया गया। उस ऑडिशन में
माँ सरस्वती की कृपा हुई, मैं पास हुआ। उसके बाद फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा, ये माँ सरस्वती की कृपा है और बड़े लोगों का आशीर्वाद है, उस्तादों का आशीर्वाद है। अच्छी संगत मिली और आज मैं कह सकता हूँ कि एक ठीक सम्मानजनक स्थिति में मैं कार्य कर रहा हूँ। तो आप सुन रहे थे अवस्थी जी किस तरीके से माँ सरस्वती के वरद पुत्र हैं और किस तरह इन्होंने चुनौतियां का सामना किया। सर, आज के दौर में सोशल मीडिया का ज़माना है, उस दौर में लगातार रील्स और तमाम तरह के फुहड़पन हैं। उस दौर में आप लोकगीत और संगीत की अलग जगा रहे हैं, तो सर उस पे क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि मेरे संस्कार शायद ऐसे रहे होंगे, या मुझे जो उस्ताद मिले जिनके सानिध्य में मैंने सब कुछ सीखा, उनके दिए हुए संस्कारों का ये प्रतिफल है कि मेरा जुड़ाव लोक संगीत से ही रहा। मैं कभी भी ये फूहड़ कार्यक्रमों के पक्ष में नहीं रहा, न मैंने सहभागिता की। मुझे एक बार अवसर मिला रामलीला मेले के मंच पर संगीत सम्मेलन का कार्यक्रम करने के लिए। आप उसके संबंध में पता कर सकते हैं। वो कार्यक्रम अपने में, अब अपने मुंह तारीफ करने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन लोगों ने कहा कि जो कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्यक्रम के सांस्कृतिक शब्द में जो संस्कृति छुपी हुई है, उस संस्कृति के अनुरूप ही मेरा कार्यक्रम वो हुआ। हालांकि वो फिल्मी संगीत का कार्यक्रम था, लेकिन मेरी कोई भी प्रस्तुति असांस्कृतिक नहीं हुई, संस्कृति से जुड़ी रही और रुझान मेरा वैसे भी लोक संगीत की तरफ ही रहा। और लोक संगीत में भी जो विलुप्त प्राय विधाएं हैं, जैसे कठपुतली शायद आज की पीढ़ी नहीं जान रही, लिल्ली घोड़ी आज की पीढ़ी नहीं जान रही है, भले कहीं उसने टीवी में देख लिया हो, लेकिन वास्तविकता ये है कि आमने सामने लिल्ली घोड़ी को नहीं देख पा रही है, जबकि हमारे ये पारंपरिक मनोरंजन के साधन हुआ करते थे। इसके अलावा मोरबीन लोग जानते ही नहीं। फौज में तो उनको दिखाया जाता है बैंड के साथ, लेकिन मोरबीन भी तो इस तरीके की जो लोक विधाएं हैं उनको संरक्षित करने का काम हमने किया। इसके साथ ही अभिरुचि हुई वर्ष 2000 के आसपास नाटक में, जबकि नाटक के करीब कभी जाना नहीं होता था, लेकिन कुछ शौक पैदा हुई। क्योंकि जब बड़े स्तर पर जब थोड़ा सा स्तर बढ़ा, जब लखनऊ में मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ प्रदेश सरकार में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में, तो वहाँ अन्य लोगों से मुलाकात हुई थी। थोड़ी सी रुचि हमारी नाटक की तरफ हुई। नाटक के क्षेत्र में भी अच्छे उस्ताद मिले। लखीमपुर में एक अनुरंजनीय सम्मान की संस्था है, उस संस्था से हमारे जो प्रथम गुरु हैं आदरणीय श्री महेश जायसवाल जी, उनके सानिध्य में, हालांकि बहुत कम समय हमको मिला उनके सानिध्य का, लेकिन मुझे लगता है कि वो मेरे लिए द्रोणाचार्य रहे। उस कम समय में ही उन्होंने जो सिखाया, उसकी बदौलत आज की तारीख में नाटक के रूप में भी छोटी सी पहचान तो जरूर है। सर, आपने धर्म और संस्कृत के क्षेत्र में गीत संगीत से जन जागरण आप करते आ रहे हैं, और जो हमारी इसकी जो संगीत की विलुप्त तो होती विधाएं हैं, इनके संवर्धन में क्या किया जा सकता है? देखिए, सरकार के पास योजनाएं तो हैं। संस्कृति विभाग जो बनाया है, संस्कृति मंत्रालय से गवर्न होता है। संस्कृति विभाग लोक संस्कृति और लोक संस्कृति के कलाकारों को संरक्षित करने के लिए ही बनाया गया, और वो काम भी कर रहा है। लेकिन चूंकि सरकारी योजनाएं असरकारी नहीं होती हैं, ऐसा भ्रम है लोगों में। चाहे इसको भ्रम कह लीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये कुछ सत्य भी दिखाई पड़ता है। सरकारी विलुप्त होने की कगार पे है, मतलब सत्य है कहीं ना कहीं। जी, यही लगता है। इसी से साबित होता है कि सरकारी योजनाएं असरकारी नहीं होती।
प्रयास तो संस्कृत विभाग करता है, कार्यक्रम भी आवंटित होते हैं। मेरी जितनी भी विलुप्त प्राय लोक विधाएं हैं उनको संस्कृत विभाग ने जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के आयोजन में सभी लोक विधाओं को कार्यक्रम आवंटित किए और जो उनके मानक है उस मानक के अनुरूप उन्होंने पारिश्रमिक भी दिया, मानदेय भी दिया। और हमने जो कलाकारों को जोड़ा है, पहले तो लिल्ली घोड़ी बनाने वाले ही लोग नहीं मिल रहे थे, बड़ी मुश्किल से कोई मिला, उसने कहा कि भैया अब वो 20 साल 50 साल हो गए हमने बनाया नहीं। तो हमने कहा कोई बात नहीं, नहीं बनेगा तो मेरा बन जाएगा। तो हमने लिल्ली घोड़ी बनवा करके रखी, कलाकारों को खोजा, मिल नहीं रहे थे। तो ऐसी स्थिति में नए कलाकारों को लिल्ली घोड़ी सिखा करके और मैंने उस बड़े मंच पर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में अयोध्या में बड़े मंच पर लिल्ली घोड़ी का नृत्य कराया, मोरबी नृत्य कराया। और एक और लोक विधा है जिसको शायद हो सकता है आप लोग भी न जानते हो, उसको कहते हैं हुड़क नृत्य। सुना है क्या? सर हम ये जानना चाहेंगे, जैसे लिल्ली घोड़ी बताया आपने, हुड़क नृत्य बताया, इन विधाओं के बारे में हमारे दर्शकों, क्योंकि ये विलुप्त होने के कगार पे हैं, तो सर आप अपने श्रीमुख से थोड़ा इसके विषय में डिस्क्राइब। लिल्ली घोड़ी क्या है? लिल्ली घोड़ी राजस्थानी लोक नृत्य है जी लेकिन चूंकि राजस्थान का बॉर्डर भी उत्तर प्रदेश से लगता है जी तो कहीं न कहीं हमारी सांस्कृतिक धरोहरों का फैलाव बड़ी जल्दी और बड़ी दूर तक होता है। तो वहाँ से लिल्ली घोड़ी उत्तर प्रदेश में आई और उत्तर प्रदेश में आने के बाद मैं अगर अपने बचपन की बात करूं तो हर बड़ा कार्यक्रम, चाहे वो शादी का हो चाहे अन्य कोई कार्यक्रम हो, लिल्ली घोड़ी का नाच हुआ करता था, जो आज कहीं भी दिखाई नहीं देता है। सिर्फ कुछ बड़े मंचों पर संस्कृत विभाग के अलावा आज लिल्ली घोड़ी को कोई नहीं पूछ रहा है। इसमें क्या लिल्ली घोड़ी बन के डांस होता है या नहीं, लिल्ली घोड़ी का एक स्ट्रक्चर बनता है जी? उसको घाघरा और ये सब पहना करके सजा करके उसके बीच में एक आदमी खड़ा होता है, नृत्य वो करता है, लेकिन महसूस ये होता है कि लिल्ली घोड़ी नाच रही है। और ये लिल्ली घोड़ी का नृत्य जो है वो वीरता का पोषक है। तलवार हाथ में होती है, एक हाथ में घोड़े की लगाम होती है और वो नृत्य करता है। तो इंटरेस्टिंग है। अद्भुत जानकारी। सर दूसरी विधा जो अभी आप बता रहे थे उसके बारे में थोड़ा सा। हुड़क नृत्य। हुड़क नृत्य प्रदेश का ही नृत्य, उत्तर प्रदेश का ही नृत्य है और अभी भी कुछ पिछड़ी जातियों में उसका प्रचलन है, लेकिन न के बराबर है। बहुत विषम परिस्थितियों में हुड़क नृत्य के कलाकार और हुड़क बजाने वाले, एक वाद्य यंत्र होता है जिसको डोरी के सहारे पर इस तरीके से बजाया जाता था। और बहुत अच्छा वाद्य है, फिल्मों में प्रयोग हो रहा है। फिल्म वाले कहीं कहीं टुकड़े लगा करके उसका प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन आमतौर पर वो आज विलुप्ति के कगार पर है। जहाँ से चला था वहाँ विलुप्त हो रहा है। तो उसके भी संरक्षण का कार्य यहाँ लखीमपुर में एक प्रयास संस्था है और संयोग से मुझे उस संस्था का सचिव होने का दायित्व है। तो सांस्कृतिक संस्था, सामाजिक संस्था है। तो इस तरीके के आयोजन हमको जहाँ भी मौका मिलता है, हमसे अगर कोई कहता है कि मुझे आपका लोक गायन का कार्यक्रम कराना है या लोक नृत्य का कार्यक्रम कराना है, तो हम प्रयास करते हैं। मतलब एक छोटा सा नमूना हम अपनी तरफ से, आपसे कोई पेमेंट नहीं लेंगे, जो लोक नृत्य के कार्यक्रम का आप भुगतान दे रहे हैं मैं उसी से मैनेज कर लूँगा। लेकिन एक छोटा सा कार्यक्रम, कम से कम 5-7 मिनट की प्रस्तुति, आप हुड़क नृत्य की भी देखिए, आप लिल्ली घोड़ी के नृत्य की देखिए। तो इस तरीके से प्रचारित करने का प्रयास कर रहा हूँ
अब देखिए, ईश्वर चाहता, जहां तक चाहेगा वहां तक सफल हो पाएंगे। बिल्कुल आप सफल होंगे सर। सर अभी वाद विभाग की शुरुआत में एक संस्था भारतीय उर्दू नाट्य कला अकादमी के बारे में आपने बताया था सर, उसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताइए वो क्या है। भारतीय नाट्य अकादमी, मैं तो ये कहूँगा कि विश्व प्रसिद्ध संस्था है जी। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो दिल्ली में है, एनएसडी जिसको बोलते हैं, एनएसडी के बाद अगर किसी संस्थान को रंगमंच का इंस्टीट्यूट कहा जा सकता है तो वो एकलौता भारतेंद्र नाट्य अकादमी है, जो कि लखनऊ में है। भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र जी के नाम पर उसका नामकरण हुआ। वहाँ से एक ऐतिहासिक पहल की गई लखीमपुर जनपद के लिए। ये बताते हुए मेरे शब्द लड़खड़ा रहे हैं इसलिए कि शायद इससे बड़ा गौरव मेरे जैसे छोटे आर्टिस्ट के लिए नहीं हो सकता है कि भारतेंद्र नाट्य अकादमी ने पहली बार लखीमपुर जनपद को एक कार्यशाला दी है, जिसका नाम उन्होंने दिया है रंगशाला, रंग पाठशाला। छोटे बच्चों में अभिरुचि जगाने के लिए, नाटक के प्रति, अभिनय के प्रति अभिरुचि जगाने के लिए शायद ये संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश और भारतेंद्र नाट्य अकादमी का ऐसा प्रयास है कि निश्चित तौर पर आने वाले समय में अभिनय के क्षेत्र में भी, हालांकि बहुत सी प्रतिभाएं लखीमपुर से फिल्म इंडस्ट्री में हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभिनय के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम होगा। ये छोटी सी वर्कशॉप जो मात्र 7 दिन की हमको आवंटित हुई है, उसका आयोजन इस समय चल रहा है। 20 मई से शुरुआत हुई है और 26 मई को उसका समापन होना है। मैं चाहूँगा कि आपका दैनिक जनजागरण एक दिन उस वर्कशॉप का भी, जो रंग पाठशाला है, उसका भी कवरेज करे। ये ऐतिहासिक इसलिए हमने शब्द जोड़ा क्योंकि लखीमपुर में भारतेंद्र नाट्य अकादमी के द्वारा अभी तक किसी प्रकार की कोई वर्कशॉप लखीमपुर में आयोजित नहीं हुई थी। इस बार ये लखीमपुर के लिए आवंटित हुई और आवंटित होने के साथ उन्होंने इस छोटे से व्यक्तित्व को, जो नाटक का विद्यार्थी मात्र है, मैं तो अपने को विद्यार्थी ही कहूँगा और विद्यार्थी हूँ, कहूँगा नहीं हूँ, उस विद्यार्थी को उस दायित्व को सौंपा है प्रशिक्षक के रूप में। तो आप देख रहे हैं विद्यार्थी बने प्रशिक्षक। और सर अभी अभी आपने कहा कि लखीमपुर की प्रतिभाएं मुंबई तक हैं और अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, तो इस खीरी जनपद में बहुत सी ऐसी प्रतिभाएं होंगी जो छिपी हुई प्रतिभा, हिडन। तो उन अनदेखी प्रतिभाओं के लिए आपकी संस्था क्या कर रही है प्रयास? जैसा कि आपने बताया प्रयास संस्था है और भी तमाम संस्थाओं से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से आप जुड़े हुए। जी जी जी। उन प्रतिभाओं के संवर्धन के लिए, विकास के लिए ये संस्थाएं क्या कर रही हैं? देखिए, लखीमपुर में अधिकतर संस्थाएं जो काम कर रही हैं वो समर कैंप के आयोजन करती हैं जी। ये पीड़ा है। समर कैंप में बच्चों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय घोषित करने के बाद ललक जगा दी जाती है। एक ललक जगा दी जाती है कि तुम भी एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हो, लेकिन उसके बाद के रास्ते उनके लिए नहीं खोल पाते हैं वो संस्थाएं। उनको चाहिए कि जब बच्चे को आपने प्रथम, द्वितीय, तृतीय दिया तो कम से कम आगे का कोई ऐसा रास्ता बनाए कि वो बाहर तक निकल सके, उसकी प्रतिभा के अनुरूप मंच दिलाना। ये मात्र इतना किया जाता है कि समर कैंप का आयोजन किया, आयोजन करने के बाद उनको सर्टिफिकेट दे दिया। अब वो सर्टिफिकेट कहाँ काम करेगा? जब आगे नहीं जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि वो दम घुट करके रह जाता है। एक बच्ची मेरी इस रंग पाठशाला में आई, रोने लगी कि सर मेरे जीवन का सिर्फ और सिर्फ एक लक्ष्य है एक्टिंग, एक्टिंग, एक्टिंग। मैं एक्टिंग में ही जीना और एक्टिंग में ही मर जाना चाहती हूँ। आप आएंगे तो मैं उससे मुलाकात आपकी कराऊंगा, उसका प्रदर्शन दिखाऊंगा।
मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं कि ऐसे बच्चे, एक अकेली वो बच्ची नहीं है, ऐसे सैकड़ों की संख्या में लखीमपुर सांस्कृतिक रूप से बहुत उर्वर धरती है। चाहे वो काव्य का क्षेत्र हो, चाहे वो अभिनय का क्षेत्र हो, चाहे वो गायन का क्षेत्र हो, सांस्कृतिक रूप से बहुत उर्वर है। बस समस्या एक है कि हमारे पास संसाधन नहीं है। हम अगर रिहर्सल करना चाहें तो हमारे पास कोई उसके लिए रोक दिया ना। तो आप सुन रहे थे सर चलते चलते हमारे लखीमपुर वासियों की प्रतिभाओं को और सामाजिक संस्थाओं को जो प्रतिभाओं के संवर्धन में लगे हुए हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मेरा निवेदन प्रशासन से है, और साथ ही चूंकि प्रशासन शासन के अधीन होता है, तो मेरा निवेदन है कि एक ऑडिटोरियम की व्यवस्था, चूंकि सबसे बड़ी दिक्कत हमारे लिए तब होती है जब हमें कहीं रिहर्सल कराना होता है। रिहर्सल के लिए जब हम कहीं कोई धर्मशाला किराए पर लेते हैं, हालांकि मेरे आगे ऐसी समस्या नहीं, चूंकि मैं निःशुल्क जो भी कार्यक्रम चलाता हूं निःशुल्क चलाता हूं। ये पूरे लखीमपुर के लोग जानते हैं कि मैं कोई भी कार्यक्रम अगर करता हूं, चलाता हूं प्रशिक्षण का, तो उसमें मेरा कोई शुल्क नहीं होता है, सारे कार्यक्रम निःशुल्क होते हैं, तो मुझे आसानी से मिल जाता है। लेकिन सबको नहीं मिलता, जहां मिलता भी है गिड़गिड़ाना पड़ता है। जबकि छोटे छोटे जनपदों में भी आज ऑडिटोरियम बन चुके हैं। एक ऑडिटोरियम अगर लखीमपुर मिल जाए तो मैं दावा करता हूं कि 20 वर्ष के अंदर बड़ी बड़ी प्रतिभाएं, जिन पर हमारा जिला नहीं, प्रदेश नहीं, देश गर्व करेगा, इस जनपद से निकल सकती हैं। और सर प्रतिभाओं के नाम कोई संदेश? प्रतिभाएं जो कला क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती हैं, प्रयास संस्था और मैं स्वयं पूरे मन से ये वादा करता हूं कि जब तक मेरी सांस चल रही है, आप सीखने के लिए आए। मेरा हर प्रशिक्षण, चाहे वो नृत्य का हो, नृत्य का भी प्रशिक्षण हमारी संस्था देती है, गायन का भी देती है, गायन के साथ साथ एक्टिंग का भी देती है। इसके अलावा विलुप्त प्राय लोक विधाओं में इंटरेस्ट रखने वाले एक नई विधा जो लोक संस्कृत की नहीं है, मैजिक शो, जादू, मैं जादू भी सिखाता हूं। अगर अभिरुचि है, लगाव है, तो आप आइए। आपको तैयार करने का काम आपको करना है, प्रशिक्षण और तैयार करने का और मंच देने का काम प्रयास संस्था करेगी, ये मेरा वादा है। तो आप सुन रहे थे एक ऐसी शख्सियत जो अपने आप को विद्यार्थी मानती है जबकि है प्रशिक्षक, यानी नृत्य हो, अभिनय हो, गीत हो, संगीत हो, लोक विधा हो, कोई भी विधा हो, उसके अच्छे प्रशिक्षक हैं। आप इनको सुन रहे थे और हम यूं ही आपको आपके सामने प्रतिभाएं लाते रहेंगे और यूं ही शख्सियत से आपको रूबरू कराते रहेंगे। हमें देखने के लिए धन्यवाद, और हाँ, हमें लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।